हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ आपकी ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, ऐसे सीजीएल का भी एग्ज़ाम आने वाला है अभी। तो जैसा आपको पता है कि मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट का ये सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशन है। और टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, मैंने पहले ही बताया था आपको। टेस्ट आपको प्राप्त होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल प्रवीण सर ऑफिशियल पे जाएंगे आप, वहाँ से आप टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रवीण सर ऑफिशियल। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ से टेस्ट डाउनलोड कर लें, टेस्ट लगाएं। पहला टेस्ट हो चुका है, ठीक है, वो भी दें। आपने वो टेस्ट दे दिया होगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं दिया तो उस टेस्ट को भी दें, और साथ ही साथ ये दूसरा टेस्ट अपलोड हो चुका है तो उसको टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लें। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, ठीक है, हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना भैया। ठीक है, बढ़िया मजा आने वाला है, एकदम बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा आपको सवालों के। ठीक, आज की क्लास का पहला सवाल, यदि 40 लेखों की विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि परसेंट बताइए। ठीक है भैया, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वहां 4 लिखा है, आप 40 कर लेना। ठीक है, सवाल लिख रहा हूं 40 लेखों का, भैया उसने कहा है एसपी, तो लिख दो आप एसपी। सेलिंग प्राइस को मैंने एसपी कह दिया। ठीक है, अच्छा साथ साथ उसने बोला है 50 लेखों का सीपी, 50 लेखों का सीपी। ठीक है भैया, बराबर है आपस में, तो एसपी बटे यहां से सीपी आएगा, सीपी यानी 50 बटे 40, 50 बटे 40। तो आप देखो ये 0 0 कट गया, यानी 5/4। आप देखो कोई चीज आपने 4 रुपए खरीदी और 5 रुपए की बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया। आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो गया। कितने प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट। और आप भली भांति जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है। ठीक, तो 1 का लाभ है कितने पर, सीपी क्या है 4 गुणे 100 और परसेंटेज कितना आ गया भैया, 25% आ। कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो भैया सवाल क्या है, 17 की पावर 200, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 18 से। ठीक है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। ऐसा आपने करा होगा, तो कैसे करते हैं सवाल को। ठीक है, आप देखो 17 को मैं 18 - 1 लिख सकता हूं। 18 - 1 बोलो सर, लिख लेंगे। पावर कितनी है 200 अपॉन 18। आप बताओ अगर मैं इस 18 का 18 में डिवाइड करूंगा तो क्या कोई रिमाइंडर आएगा। बोलेंगे सर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इस 18 का 18 में भाग करते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर कहां से आएगा, इस 1 से आएगा। कहां से आएगा, 1 से। अच्छा अगर 1 में 18 से भाग करूंगा बच्चा, तो क्या बचेगा, तो 1 ही बचेगा। अच्छा 1 कैसे बचता है, जो उसकी पावर होती है, यानी -1 है, -1 की पावर 200। अब मुद्दा यह फंस रहा है सर यहाँ माइनस का 1 आएगा या प्लस का 1 आएगा। तो आपको एक बात पता होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड से। अगर कभी भी -1 पे पावर, देखो यहाँ थोड़ा समझो आप, -1 पावर मान लो n है, तो n के 2 फैक्टर हो सकते हैं। क्या कि अगर ऑड आया है, इसकी जो पावर है अगर वो ऑड है तो यहां पर रहेगा हमेशा -1। पावर 1 3 5 7 9 ऐसे कभी पावर आएगी, या ऑड टर्म्स में पावर आएगी तो क्या आएगा -1। अच्छा ऑड क्या होता है, आप सब जानते होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर। ठीक है, चलो अच्छा अगर ये इवन है, तो इवन है, जो 2 से डिविजिबल है उसे इवन बोलते हैं, तो ये प्लस के बनेगा। ठीक है, तो क्या आएगा +1। अच्छा ये आप बताओ, ये 200 2 से डिविजिबल हो रहा है, आपका आंसर हो रहा है, तो इवन हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है तो इस खाली टंकी को भरने में पाइप बी द्वारा कितना समय लगेगा। बहुत आसान सवाल है, कई बार आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, रेलवे ऐसी हर जगह ये सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देखिए फटाफट क्या सवाल है कि ए और बी क्या कर रहा है, 45 मिनट में भर रहा है, और ए जो भर रहा है भैया वो क्या कर रहा है 60 मिनट में भर रहा है।
तो आप बोलेंगे सर क्या करें, तो इनका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 180। आप जानते हैं सर 180 ले लिया मैंने टोटल काम, टैंकी कैपेसिटी ले ली मैंने। तो अब 45 मिनट में 180 काम कर रहे हैं, यानी इधर मैं लिख रहा हूं इनकी इफिशियंसी, तो दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। अगर ए कर रहा है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में ए कितना करेगा, 3 करेगा। आप मुझे एक बताओ, ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां 3 आ गई, और ए और बी की कितनी है, 4 है। तो क्या आपको यहां से ए की वैल्यू 3 दिख रही है? अगर ये 3 है तो ये 1 होगा, यानी मुझे क्षमता पता लग गई। बी की क्षमता कितनी है लाला, तो बी की क्षमता जो है, बी की क्षमता आ गई 1। कितनी आ गई, 1। तो आप 180 को 1 से अगर भाग करेंगे तो बी का टाइम आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 180 मिनट। और 180 मिनट को आप 3 घंटे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4, एक आदमी 3/5 के बजाय एक संख्या को 5/3 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। बड़ा आसान सवाल, देखो 3/5 बोल रहा है भैया, 3/5 बोल रहा है और 5/3 बोल रहा है। करना गुणा इससे था, कर किससे दिया, इससे कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकी एक संख्या मान लेते, 5 और 3 का बच्चा एलसीएम क्या होता है, 5 3 का एलसीएम 15 आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, 15 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, गुणा उसको करना था 3/5 से, मैंने क्या करा, एक नंबर मान लिया अपनी मर्जी से। भाई परसेंटेज के लिए आप कोई भी नंबर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज पर, ठीक है भैया। तो 15 को 3/5 से गुणा करना था, तो भैया 5 दिया 15, 3 का 9, और गलती से एक बंदे ने कर क्या दिया, 5/3, यानी कि यहां 25 कर दिया। आप बताओ 9 आना था और गलती से आ कितना गया, 25, तो 16 गया बढ़, और 16 बढ़ गया तो 16/9 गुणे 100। आप एक बात बताओ, अगर ऊपर 9 होता तो आंसर 100% होता। ऊपर अगर 9/9 होता तो कट के 1 आता, तो आंसर क्या होता, 100%। पर ये 9 से ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा, 100% से ज्यादा आएगा। और अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन में कोई भी 100% ज्यादा नहीं है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 5 बहुत प्यारा सवाल है। जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा मेंसुरेशन को, वो इस सवाल को कर नहीं पाएगा। जिसको फॉर्मूले नहीं पता होगा, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलिए देखो भैया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, रेगुलर वीडियो, रेगुलर टेस्ट, सब कुछ एकदम कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो का आयतन, एक प्रिज्म है भैया, एक प्रिज्म का आयतन 288 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रिज्म को सवाल कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो मेंसुरेशन 3D बेटा 2 टाइप की होती है, उसमें 2 टाइप के फिगर आते हैं, एक सिमेट्रिक, एक असिमेट्रिक, ठीक है। तो जो प्रिज्म है वो सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी फिगर को कहीं से काटते हैं, तो वो जैसे मान लो कोई क्यूबॉइड है, तो बहुत ध्यान समझना, कोई क्यूबॉइड है, अगर मैं क्यूबॉइड को कहीं से काट रहा हूँ, मान लो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग काट रहा हूँ या उसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग काट रहा हूँ, तो वो जो काटने के बाद जो शेष भाग आएगा उसका, वो भी क्यूबॉइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस टाइप कोई भी फिगर होगी, तो सिंपल सी बात है, वो फिगर कैसी होगी, सिमेट्रिक फिगर होगी। तो प्रिज्म कैसी फिगर है, एक सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर का, किसी भी सिमेट्रिक फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो सुनो। किसी भी सिमेट्रिक फिगर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है भैया एरिया ऑफ बेस गुणे हाइट। मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको, तो वॉल्यूम मतलब आयतन, एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अरे बोलो बात ठीक है क्या, बोलेंगे सर ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा काम आएगा आपको, जो भी सिमेट्रिक है। अब कौन है सिमेट्रिक है, ठीक है, वो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन बेलन हो गया आपका, प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये फिगर कैसे है भैया, सिमेट्रिक है। कैसे है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो ये वाला फॉर्मूला
लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है भैया प्रिज्म का आयतन 288 सेंटीमीटर है। कितना है, 288 सेंटीमीटर है। तो लाला आपको आयतन दिया है 288 सेंटीमीटर। अरे बोलो हाँ या ना। आधार नहीं दिया है, यानी आपको आधार ही पूछा है, आधार का क्षेत्रफल पूछा है। और आपको ऊंचाई गिवन है, कितनी भैया, ऊंचाई 24 गिवन है। तो 24 से कट करेंगे, 24 बन जा 24, 4 बचेगा, यानी 24 2 जा 48। यानी बेटा जो आधार का क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया आपका, 12 निकल के आ गया। यानी एरिया ऑफ जो बेस आएगा, एरिया ऑफ बेस वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोलो बात सही है क्या। बहुत आसान सवाल था, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं पता भैया ये वाला, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला पता लग गया होगा, अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7/16, 21/32 और 49/8। अरे हाँ या ना, ठीक है। ये आपको दिया है और पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा है। इसका क्या पूछा है, एचसीएफ। तो बेटा ध्यान से समझना, एचसीएफ पूछा है। देखो मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों बातें यहाँ कंफर्म कर दे रहा हूं। अगर आपसे एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, सुनना है आप बात को, आप ठीक है, बात अच्छे सुनना आप। क्या मैंने क्या बताया आपको, देखो दो बातें पूछेगा आपसे, या तो एचसीएफ पूछेगा या एलसीएम। आपके सवाल में एचसीएफ पूछा, पहले मैं एचसीएफ काम कर रहा हूं क्योंकि आपके सवाल में क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो जो भी पूछे, जब भी बेटा आपसे एचसीएफ पूछे, एलसीएम पूछे, जो पूछे ऊपर वाले संख्या का वही ले लेना है आपको। यानी कि एचसीएफ ऑफ 7, 21, 49। और अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बचा क्या, एलसीएम। तो नीचे वाली संख्या क्या लेना है आपको, नीचे वाली संख्या क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 16, 32, 8। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया, ये एचसीएफ निकल के आ गया। ये जो फ्रैक्शन भिन्न था इनका टोटल एचसीएफ आ जाएगा। यानी इस ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे हम। तो आप देखो एचसीएफ लेने का क्या तरीका होता है कि इन ऊपर वाली संख्याओं में दो छोटी संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होता है, या फिर जो सबसे छोटी संख्या होती है या वो एचसीएफ होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, 7 से 7 कट रहा है, बोले सर कट रहा है, 21 कट रहा है, 49 कट रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया, तो यही इनका 7 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, वो एक ऐसी संख्या हमें एचसीएफ में ढूंढना होती है भाई। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढनी होती है जो 7 को भी काट दे, 21 को भी काट दे और 49 को भी काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होती है जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 7। अब एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढना है जो इन तीनों से कट जाए, यानी 16 से भी कटे, 32 से भी कटे, 8 से मेरे को दिख रहा है 64 जो है 16 से भी कटता, 32 से भी कटता और 8 से भी कटता है। बात समझ गए। तो ये क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। अगर मैं एलसीएम की बात करता तो बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं एलसीएम की, अभी तो आपके सवाल में एचसीएफ पूछा तो मैंने एचसीएफ बता दिया, बट अगर एलसीएम पूछा होता तो क्या करते, तो भैया हम क्या करते, अगर एचसीएफ पूछा था तो हमने पहले एचसीएफ लिया, बाद में एलसीएम लिया। लेकिन अगर एलसीएम पूछा होता तो पहले एलसीएम लेते, बाद में एचसीएफ। एलसीएम वाले केस में हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे फिर एचसीएफ लेंगे। अरे बोलो बात समझ गए, दोनों चीजें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। क्या आसान है, शायद पहले वाले टेस्ट में मैंने इस प्रकार का सवाल डाला हुआ था, आप वहां से भी देख सकते हैं वो सवाल का मैंने क्या बताया था। कोई बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 n-2, 180 डिग्री n-2, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करूं, प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करूं, ठीक है, आंतरिक कोण की बात करूं तो वो क्या होगा, आप बताओ।
टोटल साइड n होती है भाई। इस n का मतलब क्या है कि जितनी भी भुजाओं की संख्या है वो n है, ठीक। तो टोटल साइड n है तो हम क्या कर देंगे, इसमें n से भाग कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, प्रत्येक एंगल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप बात सही है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं बहुभुज के जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोणों का योग वो 360 होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, जो एक्सटीरियर, इसको आप हिंदी में इंटीरियर, जो आंतरिक कोण लिखा है ना, इसको आप इंटीरियर बोल सकते हैं इंग्लिश में, इंटीरियर एंगल। ये बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, इसको भी आप क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। बोलो बात ठीक है बच्चा, तो ये 360/n आ जाएगा। बड़े बात ठीक है क्या, तो उसने आपको योग दिया हुआ है और एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का अंतर पूछ रहा है, तो पहले इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, फिर एक्सटीरियर निकाल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप नोट कर लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे को गिवन क्या है, 180 n-2 की वैल्यू 1260 मेरे को पता है, ठीक है। तो आप भली भांति जानते हैं कि 18 सत्ते कितने होते हैं, 126। पहाड़े याद होनी चाहिए भैया, देखो मैं बता रहा हूं आपको, n-2 = 7, n = 9 आ गया। कितना आ गया, n = 9, n = 9 आ गया। तो मुझे निकालना है कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस निकालना भैया। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं एक बात बताओ, कोई लाइन है, एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मुझे बाह्य पता लग जाएगा, लेट से मैंने कहा ये बाह्य है, और अगर मुझे पता लग जाए तो मुझे ये वाला एंगल पता लग जाएगा, आप बोलेंगे सर लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, n9 आ गया, तो मैंने एक्सटीरियर निकाल लिया, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, बाह्य कोण निकाल लिया, 360/9 भैया कितना आ गया, 40 आ गया, 40। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण को बोलते हैं इंग्लिश बच्चा इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर को मैंने आई से डिनोट कर दिया। तो आप बताओ, एक स्ट्रेट एंगल 180 का होता है टोटल, जिसमें 40 बाह्य कोण है, तो बचा कितना होगा, 180 - 40 कितना बचा होगा, 100 बचा होगा, सॉरी 140 बचा है। अब उसने पूछा एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर का डिफरेंस, तो भैया आप मुझे बताओ, मॉड लगा लो, 140 - 40 कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, आप बताओ कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। वापस से आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो में यही तो फायदा है भैया, बार बार रिपीट करने की झंझट ही नहीं है। आप क्या करो, वीडियो को फटाफट फिर से रिवाइंड कर लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 20,720 तथा 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है। तो यह राशि देखो, सवाल कह रहा है 4 वर्षों में, कोई यहां मान लो मैंने कहा कि ये कोई धनराशि थी, यहां पे बहुत ध्यान सुनना, क्या है थी, धनराशि थी। तो आने वाले 4 वर्षों में क्या हो गई, 20,720 हो गई। और कह रहा है टोटल, ये यहां से लेके यहां तक 4 वर्ष थे, अब यहां से लेके यहां तक कितने हो गए, 6 वर्ष हो गए। मतलब ये 2 वर्ष में यहां से आ गई, कितनी आ गई, 2 वर्ष में यहां से आ गई। यानी 2 वर्ष यहां कितनी बढ़ जाएगी, हो गई है 24,080 हो गई। बोलो बात समझ पाए। सवाल ये कह रहा है कि यहां पे कोई धनराशि थी जो 4 वर्ष में बढ़ के कितनी हो गई, 20,720, और कह रहा है 6 वर्षों में बढ़ के टोटल कितनी हो गई, 24,080 हो गई। यानी अगर ये टोटल खेल 6 वर्ष का था और यहां से यहां 4 वर्ष है, तो यहां से यहां पक्का कितना होगा, 2 वर्ष होगा। कितना होगा, 2 वर्ष में। यानी मुझे ये पता लग जाएगा कि यहां से 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है। अच्छा, एक बात छोटी सी आपको पता होगी बालक, क्या पता होगी कि जो एसआई होता है, एसआई कैसे मिलता है, एसआई हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलता है, और हर वर्ष का 1 वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष का ब्याज कैसा रहता है, समान रहता है हर वर्ष। अगर आपको आपका जो प्रिंसिपल है वो अगर 100 रुपए है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, आपको प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रुपए है, तो 1 साल में 10 रुपए ब्याज मिलेगा। अब हर साल आपको कितना ब्याज मिलेगा, अगर आपकी रेट इंटरेस्ट सेम है तो हर साल आपको 10-10 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जिक्र तो किया नहीं, तो हम क्या समझेंगे, हर वर्ष क्या मिल रहा है, हमें समान ब्याज
मिल रहा है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 2 वर्षों में कितना मिल रहा है उस, और यहाँ से 4 का निकाल के घटा देंगे, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि 24,080 में से 20,720 अगर मैं घटाऊंगा तो 2 6 3 3, यानी आप देख पा रहे होंगे 3360 यानी 2 वर्षों में आपका ब्याज टोटल कितना मिल रहा है, 3360 मिल रहा है। बोलो बात समझ आई नहीं आई, 3360 मिल रहा है। लेकिन कहानी मुझे चाहिए 4 वर्ष की, तो अगर 4 वर्ष का निकालना है तो यहां 2 से गुणा हो रहा है, तो अगर 2 से गुणा ये कर देंगे तो 2 से गुणा इसको भी कर, ऐसे तरीके सीखने आपको डायरेक्ट। अब वो नहीं करना 1 की निकालो, 2 की निकालो, 4 की निकालो, ऐसे नहीं करना डायरेक्ट। अगर ये 2 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी कर देंगे 0 2 7 और ये 6, यानी कि भैया आपका आ गया 6,720। यानी कि यहां से यहां तक कितना रुपया बढ़ के हुआ होगा आपका, 6,720 बढ़ा होगा। तो अगर मैं घटा दूं तो 14,000 रुपया आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यही तो क्या था आपका प्रिंसिपल। और आपसे प्रिंसिपल ही पूछा था, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, शुरुआत में जो राशि थी वो कितनी थी, 14,000 रुपए थी। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि भैया इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10√3 सेंटीमीटर द एरिया इज, तो एरिया पूछा। बहुत ज्यादा सुंदर सवाल है ये, बहुत आसान और बहुत सुंदर सवाल है। थोड़ा मैं बता दूं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया समबाहु त्रिभुज। नाम से पता लग रहा है इक्विलेटरल, यानी सारी साइड्स कैसी हो जाएंगी, लेटरल जो इसके हैं वो सारी कैसी हैं, साइड्स इक्वल है। यानी अगर ये ए बी सी है तो भैया ए बी बराबर बी सी बराबर सी। अगर साइड इक्वल होती है भैया तो उस ट्रायंगल के एंगल भी सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और एंगल ए बराबर एंगल बी सी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये भी एंगल क्या है, 60 है। अब लेट्स से अगर मैंने भुजा ए मान ली, मैंने मान लो कि इसकी जो साइड है भैया, इसकी जो साइड है वो मैंने क्या मान ली, ए मान ली, तो भैया ये देखो ये भी ए होगा। अरे बता दो ए भी क्या होगा, ए होगा। बोलते क्यों नहीं है भाई, बोलो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बहुत ध्यान सुनो, जो इसकी ऊंचाई होती है, जो इसकी ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √3/2a होती है। और जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल कह लो आप उसको, वो क्या होता है, √3/4a²। ए मैंने क्या मानी है, साइड मानी है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और इन्हीं 2 चीजों की मुझे क्या है, सख्त जरूरत है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है, आ रहा ना समझ, पक्की बात। ठीक, बढ़ते आगे। ठीक है, चलिए अब देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन क्या है वो समझना है आपको। मुझे गिवन है, क्या गिवन है, मुझे गिवन है ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी आपको सवाल में दे रखी है, √3/2a की वैल्यू दे रखी है 10√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 2 कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, √3/4a², √3/4a²। ए की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर 400, कितना 400 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3, यानी आपका आ जाएगा 100√3। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में 1500 प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 प्रति किलोग्राम हो जाए। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, मिक्सचर एलिगेशन का प्रॉपर एलिगेशन सवाल है, बहुत आसान है। सवाल क्या है, सवाल ने बोला है कि भैया पहले कीमत कितनी थी, 2500 है, और मिलाना किसको है, 1500 वाले को। किसके साथ मिलाना है भैया, 2500 वाले को 1500 साथ मिला के रेट क्या कर देना है, 2250 कर देना है। तो लग गया एलिगेशन, बस बहुत आसान है, सो सिंपल। 2500 22.5 जाएंगे तो 250 आ गया। देखो आपको समझना पड़ेगा, जो बड़ा होता है बड़े से छोटा घटता है। अब ये बड़ा है तो यहां से इसे घटा दें, कितना बच रहा है आप देख पा रहे हैं, 750 बच रहा है। भाई 1500 में 750 जोड़ेंगे तभी ना आएगा 2250। तो आप देख पा रहे होंगे 25 होते 75, 3:1 आ गया। यानी जो
2500 वाला कॉफी पाउडर है और जो 1500 वाला कॉफी पाउडर मिला के जो 2250 में बेचा गया वो किस अनुपात में होगा? 3:1 के अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में लिखता हूं 1.9646। ये आपका सवाल है और बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कोई बिल्कुल कठिन बात नहीं है। शायद आप देख के घबरा रहे हो क्योंकि भैया इसमें जो लगा है पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 8 है। तो आप ये तो जानते ही है ना, ये 14 का क्या है? रूट है। 14 का स्क्वायर है 196, यानी जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। तो कुछ मत करो, 14 टाइम लगा दो, सॉरी सब 14 लिख लो, सभी को 14 लिख लो। अब आप तो जानते हैं सभी को लिखना है 14, सभी को लिख लो 14। अब लिख लिया, अब कुछ नहीं करना है, यहां अंक गिनो, पॉइंट गिनो, पॉइंट दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 2। अगर जितने भी अंक हैं उसके आधे अंक के बाद यहां दशमलव लगा दो। अंक है 1 और 2 अंक है, 2 का आधा करो 1, तो यहां लगा दो पॉइंट 1, प्लस का साइन प्लस लगा। यहाँ कितना है? 1 2 3 4, कितना है? 4 है। 4 का आधा कर दो, 2 अंक के बाद लग जाएगा। बोलो बात ठीक है। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, 3 अंक के बाद। अब कोई अंक नहीं तो 0 बढ़ा लो, तो ये 0.014 लग गया। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक का आधा करो यानी 4 आ गया, तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया? 0014। अब हम फटाफट सबको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 0.14 और 0.014, 0.0014 सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, 0 बढ़ा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1.554 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल दशमलव से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीडी इस बार फोड़ के आना है सर। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी, मांझी करके कोई मूवी है, उसमें बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोचना है, इस बार एग्जाम पार कर देना है। ठीक है, वर्दी ले ली है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष भाग का 20% अपने ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपये बचते हैं शेष, तो उसका वेतन क्या है? देखो बड़ा आसान सवाल है। जब भी सवाल इस प्रकार का है तो आप रेशियो यूज करो, बहुत बड़े तरीका होता है रेशियो। 10% का मतलब होता है, आप जानते हैं इसका फ्रैक्शन 1/10। मैंने मान लिया कि आप इनकम को मैंने आई से नोट किया। अगर इनकम 10 है तो 1 खर्च कर रहे हो तो सेविंग कितनी कर रहे हो? 9। ठीक है, आप बताओ कि 20% ईंधन पर, लेकिन ये ध्यान रखना, ये रेशियो तरीका तभी लगता है जब शेष पे शेष की बात हो, रिमेनिंग पे रिमेनिंग की बात करी गई हो, तभी ये रेशियो अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 होता है बच्चा, तो 1/5 यानी कि 5 से कोई चीज 4 हो गई। कैसे? अगर आप 5 रुपए कमा रहे हो, 1 खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो? 4 बचा रहे हो। एक बात छोटी सी मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो मैंने बताया था, अगर क्रॉस में कभी कटे तो काट देना, बेटा ये 5 हो जाएगा, बेटा ये 2 हो जाएगा। तो आप देखो ये हो गया 25 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 18 हो गया। सवाल ने बोला है भाई इनकम आपकी 25 रुपए कमा रहे हो और आप 18 बचा रहे हो, तो आप बताओ क्या बोला सवाल ने? सवाल ने बोला है कि भैया आप 18 नहीं 4680 बचा रहे हो, 4680 बचा रहे हो। तो आप मुझे भली भांति बताओ, अगर मैं इसे 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 दूनी 36, 18 6 108 और 0 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 260। अगर 1 की वैल्यू 260 आ रही है तो 25 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यहां गुणा कर देंगे, कितने से करना है? 260। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब भी 25 का गुणा किसी भी संख्या में करना है तो जिस भी संख्या में करें उसे 4 से कर दें, भाग कर दें और 2 बिंदी लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप भली भांति समझ पा रहे हैं। देखो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 6 बार जाएगा, 2 बचेगा, 5 बार जाएगा और 2 बिंदी लगा देंगे, यानी आंसर क्या आ गया भैया आपका? 6500 करेक्ट आंसर आ गया। बोलो बात ठीक है क्या? बात 22 संख्याओं का औसत 0 है।
27 संख्याओं का औसत 0 है। इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? बहुत आसान, बहुत है। इसके ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट है, आप एक बार चेक कर लेना। ये 0 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 15, ये 26 और ये कितना है 20 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्शन कर लेना एक बार आप, ठीक है। चलिए, सवाल ने ये बोला है कि कोई 27 संख्या है, मैं आपको समझा दूं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 25 26 27। मान लो ये 27 तक कोई संख्याएं हैं और इन सब का औसत क्या है? 0 है। बहुत ध्यान से सुनना, सबका औसत 0 है। 0 का मतलब ये होता है बच्चा कि यानी सब बराबर है 0 के। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर तो आंसर 0 हो गया, नहीं, ठीक है। उसने कहा कितनी से कितनी, मतलब उसने ये बोला है कि इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक होंगी, कितनी संख्याएं शून्य से अधिक होंगी। अब शून्य से अधिक मैं कितनी ले लूं? बहुत ध्यान सुनना। एक बात बताओ, अगर मैं 1 से लेकर 26 तक की संख्याओं को मैंने कुछ भी मान लिया, इसको 2 दे दिया, इसको 50 दे दिया, इसको 80 दे दिया, इसको 100 दे दिया, जो आपका दिल करे, 1 से लेकर 26 तक संख्याओं दे दो, आप कहीं सर दे दो। मान लो आपने यहां इन सबका जोड़ दे दिया 10,000, मान लो पॉजिटिव संख्याएं हैं तो संख्याएं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। मान लो मैंने सबको बढ़ा के दे दिया, सबको इतना बढ़ा के दिया तो 26 तक जोड़ आ गया 10,000, अपनी मर्जी से मान लिया 10,000। तो बेटा इसको कितना कर दे जो 0 बना दे, बैलेंस तो करना ही है। तो 27 में 27वीं संख्या को ऐसा क्या मानना है जो 0 बन जाए? तो क्या माइनस के 10,000 ना मानना है इसको? बात वही है। तो बस इतनी सी लॉजिक है इसमें कि 26 संख्या, हम दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, 27वीं संख्या को उतना ही माइनस कर देंगे, हमारा एवरेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आएगी? जब भी एक ऐसा सवाल आए कि 28 संख्याओं का औसत 0 है, 80 संख्याओं का औसत 0 है, तो अधिक से अधिक कितनी होंगी, उससे एक कम कर दो, वही तुम्हारा क्या है आंसर। संख्याएं कितनी थी? 27, एक कम करो कितना आया? 26। तो आंसर कितना होगा इसका? 26 होगा। तो यानी आंसर कितना हो गया इसका? 26 हो गया। बात सही है क्या? समय नंबर सवाल क्या कह रहा है? 25,000 रुपए की राशि, 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा क्या है, अच्छा सवाल है। इसमें जो टाइम दिया है भैया आपको, वो क्या दिया हुआ है? 3 सही 2/5 दिया है। जो टाइम दिया है ना भैया आपको, वो क्या दिया है? 3 सही 2/5, ठीक है। तो समझना पड़ेगा आपको। देखो 3 सही 2/5 का मतलब क्या है? 3 यानी कि 3 साल तो पूरे कंप्लीट है, चौथे साल का ये हिस्सा है। बहुत ध्यान सुनना, 3 से बड़ा है ना, तो यानी 3 साल तो भैया पूरा क्या है? 3 साल तो पूरा क्या है? कंप्लीट है। 3 साल पूरा कंप्लीट है, यानी कि 2/5 जो है, 2/5 जो है वो चौथी साल में काउंट होगा, लेकिन कुछ हिस्सा है चौथी साल का, पूरा नहीं है। तो अब एक दो तरीके होते हैं, कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं या फिर रेट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर ये नीचे वाले हिस्से से रेट कट जाए तो बढ़िया है, नहीं तो रेशियो काटना होता है हमें। बट यहाँ पे आप देख पा रहे रेट है 10% और 5 से कटती है 10%। तो मैं क्या कर रहा हूं? 3 साल तो पूरे कर दे रहा हूं, चौथे साल को 2/5 रेट का 2/5 कर दे रहा हूं, यानी कि लगातार 3 साल तक तो 10% चलेगी। 10% मतलब होता है 1/10। तो कोई चीज 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 3 साल तो कंप्लीट हो गए। लेकिन अब मुद्दा आता है चौथी साल का। चौथी साल में क्या होगा? रेट कितना है? 10% ही रहने वाला है, लेकिन टाइम 2/5 हो गया। तो 2/5 के अकॉर्डिंग रेट से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 4%। यानी चौथे वर्ष में 2/5 के लिए जो रेट लगने वाली है वो 4% लगने वाली है। 4% का मतलब होता है, आप समझो इस बात को, 4% का जो मतलब होता है वो होता है 1/25। यानी कोई चीज 25 से कितनी हो रही है? 26 हो रही है। कितनी हो रही है? 26 हो रही है। अब आपको गुणा करना है फटाफट, और आपसे ब्याज पूछा है और आपको दिया क्या है? आपको दिया है 25,000 रुपए की राशि और ब्याज पूछा है आपसे। बोलो बात ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो देखो ये 25,000 ही आ रहा है, तो कमाल हो गया। हमें सिर्फ गुणा ही तो करना है और घटा देना है, ब्याज आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट है। ये क्या है? प्रिंसिपल और ये अमाउंट है।
बात समझ में आ गई। अब एक बात सुनना, 11 का गुणा करना बड़ा आसान है। अगर लिखा है 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, सॉरी 26 लिखा हुआ है, तो एक साइड से गुणा करते आओ। तो देखो 11 गुणा करना बड़ा आसान है, जिस भी संख्या हम गुणा करना उसका 6 वैसे ही लिखो, 6 2 8 और 2 हो गया। अब फिर से करना है 11 गुणा करना है, फिर से कर दो, 6 लिखो, 6 8 14 की 4 हाथ से लगी 1, 8 2 10, 10 और 1 सॉरी 10 और 1 11, हासिल 1 यानी 2 और 1 3। फिर से करना है 11 गुणा, तो 6 का 6 लिखो, 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0, 4 1 5 और 1 6 आ जाएगी, यानी 3 और 1 4 और ये 3, यानी कि ये कितना आ गया तुम्हारा 34,606, यानी 25,000 रुपए की राशि 3 सही 2/5 वर्षों में 34,606 हो गई। तो यहां से यहां तक ब्याज कितना हो गया भैया, यहां से यहां तक ब्याज कितना हो गया, आप देखो 6 में 0 गया, 6 बचा, 0 में 0 0, 6 में 0 6 और 34 में 25 गया तो 9 बचा, यानी ये तुम्हारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी ये ब्याज क्या आ गया, 9,606 रुपया जो आ गया आपका ब्याज आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। यहां थोड़ा सा बच्चा घूमेगा, समझ पाए ना बात। ये 5 से कट रहा था, मैंने तुरंत काट दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा। समान मात्रा पर क्या करना, आपको अंडरलाइन करना। आप दो समझो, आप टेस्ट लेके बैठो, जो टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराया उसकी आप फोटो कॉपी निकलवा लो, ठीक है। एक 5 रुपए 10 रुपए की निकलेगी, आप निकलवा लो और उसको पास लेके बैठोगे, वहीं की वहीं सॉल्यूशन लिखते चलोगे। जो चीज बताई जाए वो अंडरलाइन करोगे, आपको बहुत फायदा होगा। मैं गारंटी कह रहा हूं, जो मैं टेस्ट करवा रहा हूं ना, 20 में 20 ठोक के आओगे आप, दावा है मेरा इस बात का, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, 3 बर्तनों में दूध और पानी की मिश्रण की समान मात्रा क्रमशः 6:1, 6:1, ठीक, 5:2 दूसरे बर्तन में, तीसरे में 3:1। ये मेरे पास टोटल 3 बर्तन है। यदि सभी विलयनों को एक साथ मिला दिया जाए, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। मान लो, सुनो, मेरे पास 3 बर्तन थे अलग अलग, इनका उठाया मैंने, एक चौथे में डाल दिया उड़ेल के सारा कुछ, तो वो पूछ रहा है चौथे बर्तन में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। इसने एक बात बोली है, समान मात्रा। क्या बोली है, समान मात्रा बोली है भैया। अगर मतलब 6 और 1, यहाँ पहले बर्तन जो मात्रा है वही, दूसरे में वही, तीसरे में है, उसने समान मात्रा बोली है। तो अब समान मात्रा अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ ये मिल्क है, ये वाटर है, तो यहाँ 6 और 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ तो 7 था, यहाँ पे भी 7 था, लेकिन यहाँ पे 4 हो गया। तो देखो ये 7, ये 7, ये 4, हम इनका जोड़ कर रहे हैं, 6 और 1 7, 5 2 7, 3 और 1 7। तो अब बराबर करने के लिए क्या करना होता है, हम 7 7 4 का क्या ले लेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। तो हम फटाफट इसको, अगर मैं 4 से गुणा यहाँ कर दूं, 4 से यहाँ कर दूं, 7 से यहाँ कर दूं, तो आप देखो 4 7 28, 4 7 28, 7 चौको 28, यानी सारे 28 हो गए। तो अब मैं क्या करूं, नया अनुपात लिख रहा हूं। 4 से गुणा करो, ये आ रहा है 24:4 आ रहा है। 4 से यहां गुणा करो, 20:8 आ रहा है। 7 से गुणा करो, 21:7 आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, उठा के जोड़ दो, उठा के क्या करो, जोड़ दो। 15:4 19 आ रहा है रेशियो, यहां से ये 5 और ये 6 कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। बच्चा बहुत ध्यान सुनना, 4 और 1 5 और ट्रिपल 2 कितना बन गया, यानी कि 65 19, यानी जो फाइनल मिक्सचर है, और फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा 65:19 होगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल था, कोई मुश्किल नहीं थी इस सवाल में, ठीक है। एग्जाम में भी कुछ कुछ इस प्रकार के ही सवाल आते हैं। कभी कभी सवाल लगता है बहुत भयानक टाइप का कि इतना बड़ा सवाल है, ये है, ऐसा कैसे होगा, इसमें इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी उसने, लेकिन सवाल क्या था, बहुत हलवा था। जरा सी गुणा भाग और जोड़ आपका सवाल हो गया, ठीक है। सवाल समझ पाए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं भैया। उनके निवेश का समय XYZ के अनुपात में है। यदि उनका 45:42:28 के अनुपात में क्या दिया है,
ये एक्चुअली ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ टाइम का जो रेशियो होगा ना, ठीक है, तो यहाँ सॉरी टाइम दिया हुआ है, ये उनका लाभ होगा बच्चा, क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ करेक्शन थोड़ा कर लेना आप सीट पे, इसलिए बोल रहा हूँ सीट लेके बैठो, ठीक है, छोटी मोटी कोई करेक्शन होगी तो आप समझ जाएंगे। यदि उनका जो लाभ है वो 45:42:28 के अनुपात में है तो XYZ क्या होगा, ठीक है। तो देखो सुनो मेरी बात, यहां थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, पहले समझ लो फिर करते हैं सवाल को। कि जो प्रॉफिट होता है, ये पार्टनरशिप का आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बेसिक सवाल है पार्टनरशिप का। तो प्रॉफिट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है पार्टनरशिप में? प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होती है, यानी कोई धन कितने समय के लिए लगाया गया वो हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। जो भी धन लगा रहे हैं 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी लाभ जो होता है वो पूंजी और समय पर निर्धारित है, पूंजी और समय के गुणनफल पर निर्धारित होता है। ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल ने क्या बोला, बहुत ध्यान सुनना। देखो सवाल ने ये कहा है कि पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है उसने। इन्वेस्टमेंट है 5:7:4। अच्छा एक बात यहां से आप और समझ पा रहे होंगे कि अगर मेरे को क्या निकालना है, यहां पे टाइम निकालना है, टाइम X/Y/Z है। अगर टाइम निकालना है तो लाभ अगर मैं पूंजी से भाग कर दूं तो आप देख पा रहे हो ये समय आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्यों भैया? क्योंकि यहां तो गुणा है, अगर मैं पूंजी को लाऊंगा तो पूंजी भाग में आएगी, तो अगर लाभ को पूंजी से भाग करते समय आएगा, बोलेंगे आएगा सर। तो ये इन्वेस्टमेंट है मेरे पास। अगर मैं, बहुत ध्यान सुनना, प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है मुझे 45, 42 और 28। तो मैंने अभी कहा कि मेरे को प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से अगर भाग करूंगा तो टाइम निकल के आएगा। तो 5 को भाई 5 से भाग कर दो 49 में, कितना आएगा, 9 आएगा। 7 से कर दो 6 आएगा, और कर दो 7 आएगा। यानी कि टाइम का जो रेशियो आ गया भैया वो क्या आ गया, 9:6:7। और आपसे यही पूछा है टाइम का रेशियो क्या था, 9:6:7। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के चरों का अनुपात 2:3 है। फटाफट लिखते हैं कि A और B का अनुपात है 2:3 है। इसके बाद उसने बोला है कि B और C का अनुपात कितना है, 1:2 है। ये सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ठीक है। 1:2 है और C और D का अनुपात कितना है, 3:4 है। अब आपसे क्या A और D के हिस्सों का अंतर दिया है, उनके शेयरों का योग पूछा है, यानी सभी का योग पूछा है। तो फटाफट आपको A:B:C:D निकालना है। तो जब भी ऐसा निकालना हो ना तो A पकड़ो, A यहाँ है तो नीचे से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ गया। B पकड़ो, B का गुणा यहाँ करो, 3 तिया 9 ये आ गया। C पकड़ो, ऊपर से आओ, 3 दूनी 6 तिया 18 आ गया, ठीक है। यहाँ D है, D यहाँ नीचे है, गुणा कर दो, 4 दूनी 8 तिया 24। अब आप देख पा रहे हैं सभी में 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 3 तिरका 3 6 और 3 अट्ठे, कितना आ गया, 3 अट्ठे। बोलो बात ठीक है क्या? अब A का हिस्सा 2 है और D का हिस्सा 8 है, कितना अंतर है, 6। और 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई आपको, 6 की वैल्यू सवाल में दी गई है आपको 648, ठीक है। और टोटल योग पूछा है, कितना पूछा है, टोटल योग। तो आप बताओ टोटल योग कितना है, 8 2 10 और 6 3 9 यानी 19। यानी 1 की वैल्यू यहाँ से 108 और 19 की वैल्यू बतानी है। 19 से गुणा करो, 19 अट्ठे कितने होते हैं भैया, 19 अट्ठे कितने हो गए, या आप ऐसे कर लो 1900 प्लस 19 अट्ठे 152। बोलो बात ठीक है। 10 100 का गुणा कर लिया पहले और 52 का जोड़ देंगे तो 2052 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। 17 नंबर का जो ऑप्शन है थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिए, उसमें 2050 जो लिखा है ना वहां का आप कर लेना 2052, ठीक है, ये कर लेना। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की गति से दिल्ली से जयपुर की यात्रा करता है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर से दिल्ली की यात्रा करता है, तो औसत गति। और 2 लोग जब भी हों औसत गति में तो सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, 2x/x + y। तो यानी 2 × 40 × 60
40 + 60 100 गुणा कर दो, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत फ्री का सवाल था, 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी 25% की छूट देता है और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट ज्ञात कीजिए। आप देखो, छूट ज्ञात कीजिए और लाभ दिया 90 और एक्चुअली लाभ कितना दिया 30%। तो 30% की वैल्यू, अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें सीपीएमपी का रेशियो फाइंड कर रहे होंगे, तो ये गलती ना करना भैया। सीपीएमपी का कोई यहाँ लेना देना नहीं दूर दूर तक। अब आप सोच रहे होंगे ना, आपने पढ़ा होगा ना कि छूट सीपी में और लाभ एमपी में, यानी वहां आपने 75 और 130 कर दिया होगा। कोई औचित्य नहीं है इस बात का, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान। 30% की वैल्यू आपको डायरेक्ट 90 दे रखी है। 30 दिया कितने होते हैं, 90 होते हैं, और छूट कितनी दी गई आपको 25, और 25% की ही वैल्यू पूछी है, तो 25 दिया 75 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 75 75 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। सवाल क्या है भैया, देखिए ये आपका 20 नंबर सवाल है, ठीक है। देखिए बोर्ड मास का बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। आप देखो मैं यहीं सॉल्व करता हूं। 13 और 2 आप बोलेंगे सर कितना होगा, 15 होगा। मेरे साथ बोलना है, 13 और 2 15 होगा, ठीक है। तो मैं यहां 15 लिख दे रहा हूं। कितना लिख दे रहा हूं, 15। 5 दिया 15, ठीक है। अब 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6, यानी इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 6। अब ब्रैकेट हटेगा तो कितना आ गया, 7 - 6, तो 3/5 × 4 या कितना आएगा, 1 आएगा। यानी आंसर कितना आएगा, 3 × 4 = 12/5, यानी कि 2 सही 2/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको सवाल पसंद आए होंगे। टेस्ट आई होप आपने दे दिया होगा, ठीक है भाई। आपके कितने गलत हैं कितने सही है और क्या स्कोर, और स्कोर हमें सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अपना। सभी लोग, प्रत्येक बच्चा हमें स्कोर कमेंट करेगा कि सर मेरा इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। देखिए भैया, जो पेपर सेट किया जा रहा है ना सर, वो एकदम ऑथेंटिक है, एकदम ऑथेंटिक। इस बात पे आप विश्वास रख सकते हैं, ठीक है, कि भैया ये जो पेपर बनाया जा रहा है ना, ये आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है जीडी में। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अच्छा, वीडियो भैया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।